students, good morning everyone. Today we are going to start with the new chapter, that is offer and acceptance. In our earlier lectures we have studied contract, how contract is formed, how a valid contract is formed, and kinds of contracts. And this is our third lecture and second chapter. So in this chapter we are going to study about offer and acceptance. In our earlier lectures, as we have studied about contract formation, in this we are going to study about the essentials of the contract. जैसे कि हमने बात की थी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होगा, जब उसके अंदर एक एग्रीमेंट होगा और जो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल एट लॉ होना चाहिए. एनफोर्सेबल एट लॉ मीन्स कानून के अंदर उसको हम लेकर जा सकें अगर किसी भी तरह की उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है. तो कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी एट लॉ. दो इसेंशियल्स है इसके. पहले तो मेन कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल एट लॉ हो जाएगा तो वो जेन्युइन कॉन्ट्रैक्ट है. ठीक है जी. तो कॉन्ट्रैक्ट की आगे फॉर्मेशन के अंदर इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का. किस तरह से? अब वर्ड ऑफर समझना हमने, तो ऑफर हम कैसे समझ सकते हैं? ऑफर की बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले एक ऑफर होनी चाहिए. ऑफर इज नोन आल्सो नोन एज प्रपोजल. प्रपोजल. ठीक है जी. तो प्रपोजल क्या होता है? सबसे पहले कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मुलेट करना चाहता है वो सबसे पहले तो जी प्रपोजल लेके आएगा. जब उस प्रपोजल को एक्सेप्टेंस मिल जाएगी तो वो क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट बनने के लिए रेडी हो जाएगा. जब एग्रीमेंट हो जाएगा तो उसकी एनफोर्सेबिलिटी भी हो सकेगी. एनफोर्सेबिलिटी हो सकेगी तो वो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा. यही हमने किया था. तो ऑफर की बात करें, ऑफर मीन्स व्हेन वन पर्सन signifies his willingness to do or abstain from doing something with a view to obtain the assent. इसका मतलब मैं अभी समझाता हूँ. assent of that person to obtain the assent of that other person. It is said to be a proposal. It is said to be a proposal. Proposal or offer is one and the same thing. जब कोई पर्सन अपनी विलिंगनेस मतलब अपनी इच्छा जाहिर करे, विलिंगनेस मीन्स इच्छा जाहिर कर रहा है, टू डू कोई काम करने के लिए या कोई काम से ना करने के लिए, उसे कहा जाए कि मैं आपको
ऑफर करता हूँ कि आप ये काम मत करो, मैं आपको पैसे दूंगा इसके बदले में, या फिर आप ये काम कर दो, मैं इसके लिए आपको पे करूंगा। तो जब कोई पर्सन अपनी विलिंगनेस शो करता है कोई काम करने के लिए, ठीक है जी, तो उसे क्या बोलते हैं, ऑफर करना बोलते हैं या प्रपोजल देना बोलते हैं, ठीक है जी। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिसर। दो पर्सन है जी इसके अंदर, एक होता है जी प्रोमिसर, दूसरा होता है प्रोमिसी। प्रोमिसर कौन है, वो पर्सन जो प्रपोजल दे रहा है, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल। प्रोमिसी जो पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है, पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल। इजी है। प्रोमिसर वो पर्सन जो प्रॉमिस कर रहा है कि, या जो पर्सन ऑफर कर रहा है, सॉरी, एंड प्रोमिसी जो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है, प्रपोजल को, वो प्रोमिसी है। ये दो पर्सन मिलकर प्रपोजल क्रिएट करते हैं। बात करते हैं प्रोसेस की। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफर, किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट ऑफर की फॉर्मेशन की जाती है। सिंपल है, दो पर्सन, एक है जी ऑफरर, एक है ऑफरी, मतलब जो पर्सन ऑफर कर रहा है और जो पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है। सबसे पहले क्या किया जाएगा, मेक्स एन ऑफर या प्रपोजल। प्रपोजल दिया जाएगा कि आई वांट टू डू अ बिजनेस विद यू, या मैं आपसे कोई जमीन खरीदना चाहता हूँ, ये मैं ऑफर कर रहा हूँ कि मैं आपके जमीन खरीदना चाहता हूँ। अगर अदर पर्सन कहता है हाँ भी मैं बेचना चाहता हूँ, तो वो क्या है, एक्सेप्टर हो गया या ऑफरी हो गया, ठीक है जी। इफ सेटिस्फाइड द ऑफरी एक्सेप्ट्स द ऑफर, जो पर्सन ने ऑफर की अगर वो उससे सेटिस्फाई हो जाए तो वो प्रपोजल, ऑफरी को एक्सेप्ट आ जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, कहते हैं बोथ ऑफरर एंड ऑफरी म्यूचुअली इंटेंड्स टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट दैट विल बी लीगली बाइंडिंग ऑन बोथ ऑफ देम। मतलब कि दोनों ऑफरर, जिसने ऑफर की है, जिसने एक्सेप्टेंस दी ऑफरी, म्यूचुअली एग्री होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मुलेट करने के लिए, ताकि वो लीगली बाइंडिंग हो उन पर। सपोज मैंने ऑफर की कि आई वांट टू बाय योर लैंड, आपने कह दिया जी मैं तो लैंड बेचना ही नहीं चाहता, मींस ऑफर खत्म, कि उसके बाद आपने कोई भी काम फॉर्मुलेट, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मुलेशन की बात ही नहीं है, बिकॉज काम वहीं पर रुक गया, बिकॉज वो ऑफर रिजेक्ट हो गया। अगर उसकी एक्सेप्टेंस होगी तभी उसके ऊपर बात बढ़ेगी आगे। तो विदाउट एक्सेप्टेंस देयर इज नो एग्रीमेंट। तो इसके बारे में भी देखते हैं किस तरह से। बात करते हैं प्रपोजल और ऑफर। डेफिनेशन क्या है जी, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, proposal or offer is defined as when one person signifies his willingness, वो ये शो कर रहा है, अपनी willingness शो कर रहा है to do, या तो वो करेगा या फिर वो काम करने से रोक रहा है कोई, from doing anything, abstain मतलब रोकना, abstain from doing anything with a view to obtain the assent. Assent means उसकी हामी के लिए, मतलब वो हाँ भर दे, assent उसकी yes हामी के लिए, of that other to such an act or abstinence he is said to make an proposal. जब कोई पर्सन, जैसे हमने अर्लियर पढ़ा, अभी मैंने पहले भी पढ़ाया है कि अगर कोई पर्सन सिग्निफाइज कर देता है, अपनी विलिंगनेस शो करता है कि हाँ जी कि मैं आपको लैंड बेचना चाहता हूँ, ठीक है, और दूसरा पर्सन कहता है अगर आप मुझे इतने पैसे दोगे तो मैं उसे बेच दूंगा, वो अपनी हामी भर देता है कि हाँ जी, तो वो क्या है, प्रपोजल बन जाता है और दोनों पार्टीज विलिंग है एक दूसरे के लिए। अगर दूसरी पार्टी विलिंग ना होती तो प्रपोजल खत्म हो जाता वहीं के वहीं। बात करते हैं आगे काइंड्स ऑफ ऑफर की। काइंड्स ऑफ ऑफर
सबसे पहले आ जाते हैं जी ऑफर, काफी सारी काइंड्स की हैं। जैसे सबसे पहले आ जाते हैं एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड ऑफर। अब एक्सप्रेस ऑफर को अब समझते हैं। फॉर एग्जांपल ए पर्सन है कोई, ठीक है, मे बी राम और श्याम। राम ऑफर्स श्याम by a letter to sell his car for rupees 2,50,000। ठीक है जी, राम ने श्याम को ऑफर किया बाय अ लेटर कि वो अपनी कार बेचना चाहता है। इसमें उसने रिटर्न ऑफर किया जी, बाय अ लेटर। ठीक है जी, गौर करने वाली बात क्या है, लेटर के थ्रू ऑफर किया है कि वो अपनी कार 2.5 लाख में बेचेगा। तो ये किस तरह की ऑफर है, ये एक्सप्रेस ऑफर है। एक्सप्रेस ऑफर की खास बात क्या होती है, वो ऑफर जो इन वर्ड्स हो, आइदर स्पोकन और रिटन। तो व्हेन द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन इज इन वर्ड्स देन द ऑफर इज सेड टू बी अ एक्सप्रेस ऑफर। इसके अंदर उसने लेटर में लिखकर कहा कि वो अपनी कार बेचना चाहता है, तो मींस उसने एक्सप्रेस किया इन वर्ड्स। जब एक्सप्रेशन इन वर्ड्स हो तो वो क्या बन जाता है, एक्सप्रेस ऑफर। दूसरी बात आ जाती है व्हेन द ऑफर इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स बट इज इम्प्लाइड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। उस इम्प्लाइड मतलब ये लागू हो रहा है उस पार्टी के कंडक्ट से, मतलब उसके बिहेवियर से पार्टीज के ये ऑफर क्रिएट हो रही है, दैट इज नॉट एज इम्प्लाइड ऑफर। इसको अब समझें। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने ऑक्शन के लिए कॉल किया है, नोटिस दे दिया न्यूज़पेपर में कि मेरी लैंड की ऑक्शन है। अब जब मैंने ऑक्शन के लिए नोटिस दे ही दिया तो वो ऑक्शन क्या है, नॉट एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। सपोज बिड के लिए ऑक्शन है तो बिड लगा रहे हैं, अगर सपोज कोई पर्सन बिड लगा रहा है ना, ऑक्शन हुई है तो कोई पर्सन बिड कर रहा है तो वो ओरली बिड कर रहा है, तो उस इट इज इम्प्लाइड ऑफर कि अगर उसकी बिड एक्सेप्ट हो जाती है तो उसे पेमेंट करनी पड़ेगी। या फिर फॉर एग्जांपल हम इसे अलग तरीके से समझते हैं, यू वेंट टू अ होटल, आप वहां जाकर बैठ गए, आपने खाना ऑर्डर कर दिया, तो ये इम्प्लाइड ऑफर है कि यू हैव सिट देयर टू ईट द फूड एंड लेटर ऑन यू विल पे फॉर इट। ऑब्वियसली रेस्टोरेंट में अब आप ये तो नहीं कह सकते मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ पर फ्री में खाना मिलता है या पेड मिलता है। So it is an implied offer that if you are sitting in a restaurant and asking for food, then it is obvious that you will pay for it in return. मतलब उसके लिए आप वापस उसे पे करेंगे। दूसरी आ जाती है जी स्पेसिफिक एंड जनरल ऑफर। स्पेसिफिक एंड जनरल ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर कौन सी होती है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर बात करते हैं जब कोई डेफिनेट पर्सन को ऑफर कर रहा है कि आप मेरा ये काम कर दो। फॉर एग्जांपल कल्याणी पब्लिशर्स की बुक है जी कमर्शियल लॉ, ठीक है जी, जिसकी राइटर है जॉय ढींगड़ा। ठीक है, अब कल्याणी पब्लिशर ने क्या किया कि उसने जॉय ढींगड़ा को कहा, क्या कहा कि आप मेरे लिए कमर्शियल लॉ की बुक लिख दो। ठीक है जी, कमर्शियल लॉ की बुक लिख दो। अब ये क्या है, स्पेसिफिक ऑफर है। किस तरह से, बिकॉज पब्लिशर ने क्या सिर्फ जॉय ढींगड़ा के लिए ऑफर दिया है कि वो उसके लिए कमर्शियल लॉ की बुक लिख दे। या फिर ये हो सकता कल्याणी पब्लिशर कुणाल सहगल को कह दे, मुझे कह दे कि हाँ जी सर आप मेरे लिए क्या करो, एक बुक लिख दो, तो वो क्या हो जाएगी, मेरे लिए एक स्पेसिफिक ऑफर हो जाएगी। बिकॉज इन जनरल नहीं कहा उसने, मुझे स्पेशली मुझे कहा, या फिर वो किसी कह देता, जॉय को कह देता, तो ये क्या है, स्पेसिफिक ऑफर है। दूसरी बात आ जाती है जनरल ऑफर। जनरल ऑफर होता है कि जब पब्लिशर ने क्या किया, अनाउंस कर दिया कि कोई भी पर्सन जो मेरे लिए बुक लिख सकता है मुझसे कांटेक्ट करे। मींस एट पब्लिक एट लार्ज उन्होंने ऑफर कर दिया कि कोई भी पर्सन जो हमारे लिए बुक लिख सकता है वो हमें आके कांटेक्ट करे। तो ये एट पब्लिक एट लार्ज उन्होंने ऑफर किया, इसे बोलते हैं जनरल ऑफर। मतलब ये ओपन टू ऑल है, ये कोई भी पर्सन इसके लिए ऑफर की एक्सेप्टेंस दे सकता है। लास्ट में क्या था, उसके अंदर स्पेसिफिकली जॉय के लिए या
कुणाल के लिए ही ऑफर थी। यहाँ पर एट पब्लिक एट लार्ज है, इसलिए इसे बोलते हैं जनरल ऑफर। जब ऑफर एट लार्ज ग्रुप ऑफ पब्लिक के लिए उसे बोलते हैं जनरल ऑफर। जब कोई स्पेसिफिक पर्सन के लिए उसे बोलते हैं स्पेसिफिक ऑफर। ठीक है जी, आई होप इट इज क्वाइट इजी। तीसरी बात आती है जी स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर क्या है? मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब हम कोई ऑफर करते हैं, एन ऑफर व्हिच इज अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड अ स्टैंडिंग ऑफर और ओपन ऑफर और कंटिन्यूइंग ऑफर। फॉर एग्जांपल, कोई पर्सन है, उसने कहा कि आप मुझे कोल बेचोगे। ठीक है जी, एट द रेट ऑफ ₹500 पर केजी। ठीक है जी, फॉर अ ईयर, मतलब 1 साल आप हमें 500 रुपए किलो के हिसाब से कोल बेचोगे। ठीक है जी, और बी उसके लिए, अब ए बंदे ने ऑफर दिया था, बी उसके लिए क्या कर देता है, उस ऑर्डर को प्लेस कर देता है कि हाँ जी आप मुझे इस मंथ जितने भी वो क्वांटिटी में वो सप्लाई करवाना चाहे ये ऑर्डर भेज दो। अब सपोज बी ने ऑर्डर दिया, तो ये ऑफर क्या है? स्टैंडिंग ऑफर है कि उसने 500 रुपए किलो पे ऑफर एक्सेप्ट कर ली। और ये जरूरी नहीं है कि वो हर, अब ये इन्होंने ऑफर किया 12 मंथ्स के लिए, हर मंथ जब तक बी उनको ऑर्डर नहीं दे देता तब तक ऑफर वैलिड नहीं होगी, जब तक वहां से एक्सेप्टेंस नहीं आएगी। ये वैलिड कब हुई? जब बी ने ऑर्डर दे दिया कि हाँ जी आप मुझे इस मंथ 500 रुपए किलो के हिसाब से भेज दो। फॉर एग्जांपल, अगर रेट गिर जाता तो बी ऑर्डर ना देता तो ये केस नहीं कर सकता कि मैंने आपको 500 रुपए में ऑफर दी थी, आपको तो मुझे 500 में ही खरीदना पड़ेगा। अगर उसकी एक्सेप्टेंस होगी तो वो बाय करेगा। अगर कम रेट कर देता है तो अगर बी बाय करना चाहे तो करेगा, अगर वो ज़्यादा करना चाहे तो भी बी की एक्सेप्टेंस के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि ऑफर तब तक वैलिड है जब तक वो एक्सेप्टेंस उसके लिए मिल रही है और दूसरा बंदा, इसे बोलते हैं स्टैंडिंग ऑफर। ठीक है जी, तो इसकी अगर इसे और समझना चाहे, सपोज 1 फेब को 100 kg ऑर्डर किया, 1 अप्रैल को 50 kg ऑर्डर किया, 17 जून को 75 kg ऑर्डर किया। ठीक है जी, तो ये स्टैंडिंग ऑफर कब तक मानी जाएगी? जब तक वो ऑफर की एक्सेप्टेंस दे रहा है, मतलब जब तक उसने ऑर्डर कर दिया ये, तब तक ये स्टैंडिंग ऑर्डर है। इसके बाद के लिए अभी तक स्टैंडिंग ऑफर नहीं मानी जाएगी, बिकॉज अभी तक उसको उसके बाद कंटिन्यू नहीं करवाया। डिपेंड करता है एक्सेप्टेंस के ऊपर, मेन ऑफर की एक्सेप्टेंस के ऊपर ही डिपेंड करेगा। उसके बाद आते हैं जी क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर क्या कहते हैं? व्हेन द ऑफर मेड बाय 2 persons to each other containing similar terms of bargain cross each other in a post, these are known as cross offer। अब इसको हम बहुत अच्छी एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि वो 2 पर्सन हैं, ए और बी, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। ठीक है जी, अब ए ने रिटन लेटर के थ्रू बी को ऑफर किया कि वो 500 टन लोहा, आयरन बेचना चाहता है 69 पर टन के हिसाब से। ठीक है जी, और ऑन द सेम डे बी भी उसे क्या करता है? ऑफर करता है कि मैं बाय करूंगा 500 टन एट 69। हालांकि दोनों को नहीं पता कि उसने भी ऑफर किया, उसने भी ऑफर किया है। तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है, इसे बोलते हैं क्रॉस ऑफर। मतलब दोनों की सिमिलर टर्म्स है, 500 टन 69 पे, 500 टन 69 पे, बट अभी तक किसी को इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, दोनों ने अभी तक बात पहुंची नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची। तो ये क्या है? एक तरह की क्रॉस ऑफर है। ए ने ऑफर किया कि मैं इतने में माल बेचूंगा, उसने कहा कि मैं इतने में खरीदूंगा। अभी तक क्वेश्चन है, जब तक दोनों की एक्सेप्टेंस हो जाएगी फिर वो एग्रीमेंट बन जाएगा। तो इसे बोलते हैं क्रॉस ऑफर, मतलब सेम टर्म्स और सेम कंडीशंस के ऊपर जब हम कोई ऑफर करते हैं उसे बोलते हैं क्रॉस ऑफर। लास्ट में आता है जी काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर कैसे है?
कहना whenever an offer makes an offeree or the offeree must accept the same unconditionally. If the offeree accepts some conditions to an unconditional offer, it amounts to counter offer. ठीक है जी, तो इसकी एग्जांपल करते हैं. ठीक है जी, काउंटर ऑफर बेसिकली क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मैं आपको मोबाइल बेचना चाहता हूँ 500 रुपए में, अगले से कहता है मैं खरीदूंगा बट मैं 400 रुपए दूंगा. मतलब इसने काउंटर ऑफर कर दी इसके ऊपर कि मैं खरीदने के लिए तो तैयार हूं बट मैं 400 रुपए में खरीदूंगा. ऑफर के ऊपर काउंटर ऑफर होगी. ठीक है जी, मतलब अगर इसको और बढ़िया तरीके से जानना चाहें, मैंने 500 रुपये मोबाइल का रेट बहुत कम कर दिया है, तो 5000 ले लेते हैं. तो इससे कम तो क्या आएगा? आजकल 3G फ़ोन आता है 5000 में, 4G तो 8 to 9000 में आता है. तो डिपेंड करता है. ए ने ऑफर किया कि आई विल सेल द फोन फॉर ₹5000. बी सेड आई विल एक्सेप्ट टू बाय योर फोन एट ₹4500. तो ये क्या हो गया? काउंटर ऑफर हो गया, ऑफर के ऊपर ऑफर. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओरिजिनल ऑफर लैप्स कर जाएगी इसके अंदर. मतलब 5000 वाली ऑफर तो रही नहीं, ये कैंसिल हो जाएगी. इसकी जगह क्या है, अगर कि वो कहता है कि 4500 में लूंगा, तो इसको ऑफर या तो वो मान जाएगा या फिर वो मना कर देगा. तो डिपेंड करता है कि वो क्या होती है, एग्रीमेंट बनता है या नहीं बनता. बट इसके अंदर हम ये पढ़ रहे हैं कि काउंटर ऑफर किसे कहते हैं. ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाता है इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर. इसेंशियल्स ऑफर के लिए क्या क्या इसेंशियल्स है? जैसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए इसेंशियल्स थे, वैसे ही ऑफर के लिए भी इसेंशियल्स हैं कि वैलिड ऑफर कब होगी या वैलिड प्रपोजल कब माना जाएगा. सबसे पहले आया था जी इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप. अब लीगल रिलेशनशिप फॉर्मुलेट करने के लिए उनकी इंटेंशन होनी बहुत ज़रूरी है कि उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो. इसके अंदर लीडिंग केस है जी बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर. ये केस था 1919 का. इसके अंदर क्या था कि बाल्फोर एंड बाल्फोर हस्बैंड एंड वाइफ थे. कहना इन बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर नाइदर द हस्बैंड नॉर द वाइफ हैज द इंटेंशन टू एंटर अ लीगल रिलेशनशिप. कैसे? कहना मिस्टर बाल्फोर ने क्या किया, प्रॉमिस किया कि वो हर महीने मिसेस बाल्फोर या उनकी वाइफ को हर महीने 30 यूरोज पे करेंगे. एंड लेटर ऑन उन्होंने क्या किया, वो बाहर गए और उन्होंने वो पे नहीं किया. एंड विच ही डिड नॉट सेंड, ड्यू टू विच हिज वाइफ सूड द हस्बैंड. उसकी वाइफ ने क्या किया, केस कर दिया हस्बैंड पे भी, इसने मुझे हर महीने 30 यूरोज पे करने का वादा किया था बट इसने मुझे पे नहीं किया. तो कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि हस्बैंड इज नॉट लायबल बिकॉज इट इज मेयरली अ डोमेस्टिक एग्रीमेंट. सोशल नेचर का, घर पे हम कह ही देते हैं कि मैं आपको 500 दूंगा, या ये जरूरी थोड़ा ना कि उन्होंने लीगल रिलेशनशिप क्रिएट किया. तो कोर्ट ने ये क्या, ये मेयर एक क्या है, डोमेस्टिक नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है. इसके अंदर किसी भी तरह की क्या है, लीगल रिलेशनशिप फॉर्मुलेट नहीं की गई. तो इट विल नॉट रिजल्ट इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. इसलिए ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. तो इसके अंदर इंटेंशन क्या है, लीगल रिलेशनशिप की नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि मिस्टर बाल्फोर मिसेस बाल्फोर से रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट कर लेता कि मैं आपको हर महीने 30 यूरोज दूंगा, अगर फिर वो नहीं देता तो फिर मिसेस बाल्फोर उनसे वो क्लेम कर सकती थी, बिकॉज तब वो डोमेस्टिक एग्रीमेंट नहीं रहता, तब वो लीगल रिलेशनशिप फॉर्मुलेट कर लेता. ठीक है जी. सेकंड, ऑफर मस्ट बी सिग्निफाइड और कम्युनिकेटेड. तो इसमें भी केस हुआ सिग्निफाइड और कम्युनिकेटेड, मतलब ऑफर दूसरे पर्सन की तरफ कम्युनिकेट हो जानी चाहिए. इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ. कहना एक मालिक का बेटा घर से गुम गया. ठीक है जी. तो सर्वेंट उसे ढूंढने निकल गया. मीनवाइल मालिक ने क्या किया कि उसने रिवार्ड अनाउंस कर दिया कि जो पर्सन उसके बेटे को ढूंढ के लाएगा वो उसको 501 रुपए इनाम में देगा. मीनवाइल थोड़ी देर में सर्वेंट बच्चे को ढूंढ कर ले आया. लेटर ऑन सर्वेंट कहता कि मुझे रिवार्ड दो, तो वो क्लेम नहीं कर सकता. रीजन बीइंग बिकॉज सर्वेंट
पहली बात, जब वो बच्चे को ढूंढने गया था, ही वॉज नॉट इन अ रिलेशनशिप ऑफ ऑफर। उसकी ड्यूटी थी वो बीइंग अ सर्वेंट, कि वो मालिक का काम करने गया था, जिस वजह से वो बच्चे को ढूंढ के लाया। हाँ, मालिक अगर खुद अपनी इच्छा से देना चाहे तो दे सकता है, बट सर्वेंट कैन नॉट स्यू द ओनर कि हाँ जी वो उसे रिवार्ड दे, बिकॉज उसने मेयर उसके पास कम्युनिकेट ही नहीं हुआ था ये मैसेज, उसे तो बाद में पता चला जब वो बच्चे को ढूंढ लाया। ठीक है। दूसरा, ढूंढना बच्चे को उसकी ऑब्लिगेशन थी, जिम्मेवारी थी, ड्यू टू मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप, दैट्स व्हाई वो क्लेम नहीं कर सकता सर्वेंट रिवॉर्ड। ठीक है जी। तो ये केस था लक्ष्मण शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का। ये केस हुआ था 1913 में। तो इसके अंदर ऑफर की कम्युनिकेशन होना भी जरूरी है, बिकॉज सर्वेंट की नॉलेज में नहीं था कि रिवार्ड है। हाँ, अगर जब तक वो घर पे होता, मालिक उसके सामने कहता कि मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा, जल्दी से मेरे बेटे को ढूंढ के लाओ कहीं से भी, तो वो अलग बात थी। पहली बात, उसको कम्युनिकेटेड नहीं था। दूसरा, वो मास्टर एंड सर्वेंट के रिलेशन में बाउंड था, जिस वजह से उसको बच्चे को ढूंढ कर लाना ही पड़ना था। तीसरा है जी, ऑफर मस्ट बी सर्टेन एंड डिफाइन। इसका क्या मतलब है? ऑफर जो भी है सर्टेन या डेफिनेट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि मैं आपको एक कोर्स 500 या 1000 में बेच दूंगा, तो इसके अंदर सर्टेन नहीं है कि मैं आपको 500 में बेचूंगा या 1000 में बेचूंगा। तो इसके अंदर ऑफर क्या है, सर्टेन होनी चाहिए। या तो वो पर्सन ये समझ सकता है, बी पर्सन, कि वो मुझे 500 में बेचेगा, मैं ये सोच रहा हूँ कि वो मुझे 1000 रुपये देगा। तो ऑफर सर्टेन या डेफिनेट नहीं है, तो वो ऑफर नहीं काउंट होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है, ऑफर मस्ट बी मेड टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर। कि जो पर्सन मस्ट बी मेड टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर, जो भी ऑफर की गई है वो दूसरे पर्सन को यस करवाने के लिए की गई है। तो ऑफर के लिए ये भी एसेंशियल्स है, उसकी नॉलेज में होना चाहिए। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं ना वैलिड ऑफर, ऑफर मस्ट बी ऑफर्ड नॉट टू डू फॉर something for a basic purpose or getting the assent of the other. The statement which do not propose an understanding where they are not made with the purpose of getting the assent of the offer or statement do not constitute a valid process. For example, मैं कहूँ यार मैं सोच रहा हूँ ये मकान बेच दूँ, ठीक है जी, मतलब मैं इनडायरेक्टली ये कन्वे करना चाहता हूँ कि दूसरा बंदा ये कहे हाँ भाई मैं ये खरीदना चाहता हूँ, तो मुझे बेचेगा। तो जब तक क्लियर ना हो कि वो दूसरे पर्सन की असेंट मतलब हामी के लिए वो चीज़ कर रहा है, तो इट मस्ट बी क्लियर कि हाँ जी दूसरे पर्सन को असेंट ज़रूरी है कि हाँ जी आप बेचना चाहते हो। मैं कहूँ कि हाँ जी मैं आपसे मकान खरीदना चाहता हूँ, क्या आप बेचोगे? तो अगर वो कहे यस आई वांट टू सेल, देन ऑफर के आगे बात चलेगी। बट अगर वो चुप रहे या ना कुछ बोले ना या फिर मना कर दे, तो वो ऑफर नहीं रहेगी। तो बेसिकली असेंट दूसरे पर्सन की होनी चाहिए, ज़रूरी है। ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम एन इन्विटेशन टू ऑफर। ठीक है जी। तो ये किस तरह से कहता है? फॉर एग्जाम्पल, स्टेटमेंट गिवन बाय वन पार्टी टू अदर सच बी क्लियर वेयर द पर्सन मेक्स द स्टेटमेंट इंटेंड्स टू बी बाउंड बाय इट, इफ इट इज एक्सेप्टेड देन द स्टेटमेंट इज एन ऑफर। ठीक है जी। अगर कोई पर्सन कोई स्टेटमेंट करता है और दूसरा पर्सन उसके लिए एक्सेप्टेंस दे देता है, तो वो पर्सन बाउंड है जी वो स्टेटमेंट को पूरा करने के लिए। ठीक है जी। वेयर द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट डज नॉट इंटेंड टू बी बाउंड बाय इट, इफ इट इज एक्सेप्टेड देन द स्टेटमेंट इज एन इन्विटेशन टू एन ऑफर।
ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, इन्विटेशन टू ट्रेडर्स टू मेक टेंडर्स, इन्विटेशन टू ट्रेडर्स टू मेक टेंडर्स, टेंडर्स बनाने के लिए इनवाइट किया, पब्लिकली हमने इनवाइट कर लिया टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर्स, इनविटेशन बाय अ कंपनी टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर्स। इसमें क्या है कि पब्लिकली ऑफर किया, इनवाइट किया उन्होंने, सब्सक्राइब करो। जब तक वो सब्सक्राइब नहीं करेंगे वो इट इज जस्ट अ मेयर इनविटेशन। जब लोग वो सब्सक्राइब कर लेंगे तब वो ऑफर है, तब उनको सब्सक्राइबर्स के बदले शेयर देना पड़ेगा, वो अलग बात है। तो डिपेंड करता है, इट इज जस्ट मेयर एन इनविटेशन और एक्सेप्टेंस आल्सो। इनविटेशन तब तक है जब उन्होंने ऑफर किया, इनवाइट किया कि आके हमारे शेयर्स खरीदो। जब वो शेयर्स को अलॉटमेंट के लिए भेजेंगे या एप्लीकेशंस लगाएंगे तब वो स्टेटमेंट ऑफर बन जाएगी कि हाँ जी अब वो एक्सेप्टेंस, उसके लिए वो शेयर्स उनके बदले ऑफर करेंगे। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल, डिस्प्ले ऑफ गुड्स इन अ शॉप, वो क्या है, इनविटेशन है कि आओ गुड्स देखो और ले जाओ। जब वो अंदर आके गुड्स देखेंगे, अगर वो कहें कि हाँ जी मुझे ये पसंद आ गया, तो आप ये कहो कि हाँ जी ये तो मैंने ऐसे ही लगाया, मैं तो ये बेचना ही नहीं है, तो वो गलत बात है। ठीक है जी। अगर आपने डिस्प्ले किया शॉप में, इट मस्ट बी फॉर सेलिंग आल्सो, तब वो इनविटेशन टू ऑफर में काउंट हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये इस तरह से ऑफर जरूरी है। नेक्स्ट आया था, ऑफर में भी कंडीशनल। कंडीशनल इन द सेंस कि उसके ऊपर कोई कंडीशन हो। फॉर एग्जांपल, ए पार्टी वाज सेंट टू अपेरेंटली सिमिलर डॉक्यूमेंट्स टू काउंटर साइन, मतलब एक पार्टी को 2 डॉक्यूमेंट्स भेजे गए काउंटर साइन के लिए। ठीक है जी। बट एक डॉक्यूमेंट में तो नॉर्मल क्लोजेस थे, दूसरे में एक एडिशनल क्लोज था जो उसे नहीं पता था। तो कंडीशनल, अगर कोई ऑफर है उसके अंदर क्लोज है तो दूसरे पर्सन को उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है, अनलेस अदरवाइज वो एडिशनल डॉक्यूमेंट वॉइड हो जाएगा। बिकॉज अगर तो इंफॉर्मेशन नहीं है एडिशनल क्लोज के बारे में, कंडीशन के बारे में, तो कंडीशंस जरूरी होंगी। द पार्टी विल बी हेल्ड और नॉट बाउंड फॉर दोज टर्म्स इवन दाउ ही साइंड और रिटर्न दोज डॉक्यूमेंट्स। अगर एडिशनल कंडीशन के बारे में दूसरी पार्टी को नहीं पता, देन दाउ दैट पार्टी नोज अबाउट द ऑफर, ठीक है जी, तो वो बाउंड नहीं होगी। बिकॉज जब तक उसको वो कंडीशन के बारे में नहीं बताओगे, हाँ अगर उसको इंफॉर्मेशन के बारे में पहले बताया हो तो वो ऑफर के लिए बाउंड होगा, कंडीशन के लिए भी बाउंड होगा। लास्ट में बात करते हैं, ऑफर मस्ट नॉट कंटेन्स अ टर्म दैट इज द नॉन कंप्लायंस ऑफ व्हिच अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस। कोई ऐसी कंडीशन ना लगी ऑफर में। फॉर एग्जांपल, मैं आपको कार बेचना चाहता हूं, अगर आपने मुझे 4 दिन में नहीं बताया तो मैं ये समझूंगा आप खरीदना चाहते हो। ठीक है ना। इस तरह की ऑफर नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आप इनडायरेक्टली उसे बाउंड कर रहे हो कि अगर तू ना करेगा ना या कोई जवाब नहीं देगा तो मैं तेरी हाँ समझूंगा। एन ऑफर मस्ट नॉट कंटेन्स अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस। ठीक है जी। ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए, इसका ये मतलब है। ठीक है जी। तो इस तरह से these all are the essentials to an offer। ठीक है जी। इसकी अगर सिंपल सी एग्जांपल लें, इफ आई वांट टू सेल अ कार फॉर रुपीज 1,50,000, ठीक है जी, अगर दूसरा पर्सन मुझे जवाब नहीं देगा विद इन अ वीक, मैं ये मानूंगा कि वो मुझसे ये कार बाय करेगा, तो दिस इज नॉट एन वैलिड ऑफर। ठीक है जी। तो अगर नॉर्मली कार बाय करे, वो अपनी एक्सेप्टेंस नॉर्मली दे विदाउट एनी
प्रेशर, वो अलग बात है, वो एक्सेप्टेंस काउंट होगी। मेयर उसकी वॉइस वापस नहीं आती है ना, अगर ये बात कहें कि अगर उसकी हामी नहीं आती, कि अगर वो कहे कि हाँ जी अगर आप नहीं बताते इसके बारे में, कोई इन्फॉर्म नहीं करते, तो मैं आपकी एक्सेप्टेंस समझूं, वो एक ऑफर नहीं माना जाएगा। दीज ऑल आर द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। आई होप दीज आर अंडरस्टैंडेबल। एक्सेप्टेंस हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियोस, and if you have any query, please put it in the comment section, and if you do like my videos, do subscribe my channel and share to others. Thank you so much.